बात करेंगे अंडरवर्ल्ड की, मुंबई अंडरवर्ल्ड की। मुंबई अंडरवर्ल्ड का नाम आते ही जहन में अंडरवर्ल्ड डॉन की तस्वीरें आना शुरू हो जाती हैं, और उनमें भी दो नाम प्रमुख हैं, हाजी मस्तान और दाऊद इब्राहिम के। लेकिन हम बात ना हाजी मस्तान की करेंगे ना दाऊद इब्राहिम की करेंगे, बल्कि हम उस शख्स की बात करेंगे जिसने अंडरवर्ल्ड की नींव रखी मुंबई में। बाकायदा एक ऑर्गेनाइज वे में अंडरवर्ल्ड की नींव रखी गई, और इस शख्स ने अपराध की दुनिया में कदम रखा, लेकिन इसकी छवि रॉबिन हुड से कम नहीं थी। देखिए रिपोर्ट। 7 फीट लंबी कदकाठी का एक शख्स अपराध की दुनिया में कदम रखा तो सोचा भी नहीं होगा कि वो मुंबई का पहला अंडरवर्ल्ड डॉन कहलाएगा। जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह मुंबई के पहले अंडरवर्ल्ड डॉन के भी दो चेहरे थे, एक डॉन वाला और दूसरा रॉबिन हुड की छवि वाला। हम बात कर रहे हैं करीम लाला की। अपराध की दुनिया का वो नाम जिससे कभी मुंबई जैसा शहर थर्रा जाता था। हालांकि करीम लाला का एक और भी रूप था, वो ये कि लाला लोगों के बीच रॉबिन हुड की तरह भी पेश आता था, और यही वजह थी कि लोगों के बीच उसकी लोकप्रियता काफी ज्यादा थी। मुंबई को माया नगरी कहा जाता है। वो मुंबई ही है जिसने काफी लोगों को बेशुमार दौलत और शोहरत दी, और ऐसा ही सपना सजाए अफगानिस्तान के अब्दुल करीम शेर खान उर्फ करीम लाला 21 साल की उम्र में पेशावर होते हुए मुंबई पहुंचा। अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में 1911 में जन्मे करीम लाला के बचपन का नाम अब्दुल करीम शेर खान था, जो मुंबई आने के बाद करीम लाला बन गया। कहा जाता है कि लाला बहुत अमीर था और जमींदार परिवार से ताल्लुक रखता था, लेकिन लाला के मन में कुछ और ही चल रहा था। पश्तूनी करीम खान जब मुंबई पहुंचा तो अपने करियर की शुरुआत डॉक में काम करके की। बाद में वो पठान जाति के एक गिरोह में शामिल हो गया, जो गिरोह मारवाड़ी और गुजराती धन उधारदाताओं, जमींदारों और व्यापारियों के लिए अवैध वसूली एजेंटों के रूप में काम करता था। बाद में वो पठान गैंग का सरगना बन गया। करीम लाला गैंग के अलावा मुंबई के कई जगहों पर जुए और दारू के अड्डे भी उसने शुरू किए। जो लोग लाला के अड्डे पर पैसा हारते, उसे लाला अपने आदमियों द्वारा ब्याज पर पैसे उधार भी देता ताकि वो फिर से जुआ खेले। हालांकि इस परंपरा को बदलने के लिए लाला ने सोचा कि अगर हर महीने उधार पर कर्ज वसूला जाए तो फिर लोग उससे उधार लेना बंद कर देंगे। मगर लाला ने पाया कि हर महीने की 10 तारीख को उसका गल्ला ब्याज के पैसों से भर जाता है, तो इस परंपरा को जारी रखा। धीरे धीरे करीम लाला ने अपनी अपराध की दुनिया का दायरा बढ़ाया और लड़कों की मदद से जमीन खाली करवाने का काम भी शुरू किया। कहा जाता है कि जब मुंबई में हाजी मस्तान और वरदराजन मुदलियार भी सक्रिय थे, तब मुंबई में खून खराबे नहीं होते थे। तीनों ने मिलकर अपना काम और अपना इलाका बांट रखा था और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद भी करते थे। इसमें कोई शक नहीं कि करीम लाला की छत्र छाया में मुंबई में माफियाओं का उदय हुआ। करीम लाला की मदद के बिना हाजी मस्तान के लिए सोने की तस्करी के धंधे को बढ़ाना संभव ही नहीं था, और साथ ही अगर दाऊद इब्राहिम के पिता पुलिस कांस्टेबल इब्राहिम कास्कर के साथ हाजी मस्तान और करीम लाला की दोस्ती नहीं होती, तो दाऊद इब्राहिम को कभी इनके जैसा बनने की प्रेरणा नहीं मिलती। दाऊद इब्राहिम ने भी करीम लाला के ही छत्रछाया में अंडरवर्ल्ड में कदम रखा था। हालांकि दाऊद इब्राहिम ने बाद में पठान गैंग को छोड़कर खुद का गैंग बना लिया। कभी मुंबई के डोंगरी इलाके में रहने वाले दाऊद ने मुंबई पर अकेले ही राज करना शुरू किया, और जब अंडरवर्ल्ड में कदम रखा तो फिर क्या करीम लाला और क्या हाजी मस्तान, सबकी चमक फीकी कर दी। वर्चस्व की लड़ाई में लाला और दाऊद के गैंगों के बीच कई बार खून खराबा भी हुआ। अंडरवर्ल्ड में खून खराबा पहली बार दाऊद के वजूद में आने के बाद हुआ। वर्चस्व की लड़ाई में लाला पीछे गए और दाऊद का सिक्का मुंबई में चलने लगा।
कहा जाता है कि एक बार लाला ने दाऊद की जबरदस्त पिटाई भी कर दी थी, जिसके बाद से ही दोनों के बीच दुश्मनी चरम पर पहुंच गई। इसी सिलसिले में साल 1981 में लाला गैंग के लड़ाकों ने दाऊद के भाई शब्बीर की जान ले ली। 5 साल बाद 1986 में दाऊद ने करीम लाला के भाई रहीम खान को गैंग वॉर में मारकर उसका बदला ले लिया। दाऊद के गुर्गों ने करीम लाला के कई करीबियों की जान ली, लेकिन उसके गुर्गों ने करीम लाला को कभी हाथ तक नहीं लगाया। बाद में लाला और दाऊद जब मक्का गए तो वहीं पर एक दूसरे को गले लगाया और समझौता कर लिया। शायद हाजी मस्तान और करीम लाला ने अंडरवर्ल्ड की दुनिया के खात्मे को भांप लिया था। इसीलिए जब आपातकाल के दौरान दोनों की गिरफ्तारी हुई तो दोनों ने जेल में रहने के दौरान अपनी छवि सुधारने को लेकर काम किया। करीम लाला की एक कहानी यह भी है कि मध्य मुंबई में बेलासीस रोड पर हाजी मस्तान की एक प्रॉपर्टी पर गुजरात के बनासकांठा जिले के चिलिया लोगों ने कब्जा कर लिया था, तो करीम लाला ने कब्जा छुड़ाने में मस्तान की मदद की। लाला के बारे में एक कहानी है कि जब कभी लाला किसी पार्टी या सामाजिक समारोह में जाता और अगर अपनी लाठी किसी जगह रखकर इधर उधर चला जाता तो किसी हिम्मत नहीं होती कि इसे छुएं। लोग उस जगह को खाली छोड़ते थे, ये समझते हुए कि यह जगह लाला की है। इसी का फायदा उठाया उसके गुर्गों ने। जिस भी जगह को खाली कराना होता उस जगह पर उसके गुर्गे उस लाठी को रख देते थे, यानी लाठी एक नोटिस की तरह काम करने लगी। कहा जाता है कि जो जैसा करता है उसका ऐसा ही होता है। करीम लाला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अपने जीवन के अंतिम समय में करीम लाला बिल्कुल अकेला और असहाय हो गया था। वो कई बीमारियों से ग्रसित था और साल 2002 में 80 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई।